10 ऐसे नेता जिनकी पहली पसंद राजनीति नहीं थी फिर भी वह नेता बने, आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर हैं चिरंजीवी, मेगा स्टार, तेलुगु सिनेमा का वो चेहरा जिसे देखकर करोड़ों लोग पागल हो जाते हैं। 150 से ज़्यादा फिल्में, दशकों का शानदार करियर और फिर एक दिन उन्होंने तय किया चलो राजनीति भी आजमाते हैं। 2008 में उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। आंध्र प्रदेश में हलचल मच गई। लोग बोले मेगा स्टार मैदान में है, अब तो आंधी आएगी। आंधी आई पर बहुत बहुत छोटी। 2009 के चुनावों में 294 में से सिर्फ 18 सीटें मिलीं। 18 एक मेगा स्टार के लिए ये नंबर बड़ा छोटा था। और फिर 2011 में पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया। केंद्र में मंत्री बने, पर्यटन राज्य मंत्री, 150 फिल्मों का हीरो, पर्यटन राज्य मंत्री, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब एक बात जो शायद तुम्हें नहीं पता, चिरंजीवी पुणे के भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान में पढ़े हुए हैं, यानी मनोरंजन की दुनिया में भी पूरे पढ़े लिखे। फिर भी राजनीति ने खींच लिया। चिरंजीवी इस सूची में नंबर 10 पर हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक कहानी शुरू होते ही लगभग खत्म हो गई। आगे जो लोग हैं उनकी कहानी कहीं ज़्यादा लंबी, कहीं ज़्यादा नाटकीय है। पर नंबर 9 पर जो हैं उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि भारतीय राजनीति में कम ही लोग कर पाते हैं। पहले हारे फिर जीते, और जीत भी ऐसी कि पूरा देश हिल गया। वो किसने हराया और कहाँ, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। नंबर 9 स्मृति ईरानी। याद है वो चेहरा क्योंकि सास भी कहीं कभी बहू थी। साल 2000 दूरदर्शन के पर्दे पर तुलसी बिरानी और पूरा हिंदुस्तान उस किरदार का दीवाना। वो थी स्मृति ईरानी। अब जरा ये सोचो, 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ती हैं राहुल गांधी के खिलाफ। उनकी पारंपरिक पुश्तैनी सीट पर, नतीजा हार। लोगों ने तब कहा भाई असली दुनिया और पर्दे की दुनिया अलग होती है, लेकिन स्मृति ईरानी रुकी नहीं। 2019 वही अमेठी, वही राहुल गांधी, और इस बार स्मृति ईरानी जीत गईं 55,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से। उस सीट से जिसे गांधी परिवार की विरासत माना जाता था, इतिहास में दर्ज होने वाली जीत। और अब बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 1998 में स्मृति ईरानी फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी। जीती नहीं, सिर्फ प्रतिभागी रहीं। एक आम लड़की बड़े सपने, मिस इंडिया नहीं बन पाई। दूरदर्शन के पर्दे पर आई, 2014 में हारी और 2019 में उस नेता को हराया जो खुद को देश का भविष्य मानते थे। स्मृति ईरानी इस सूची में 9 नंबर पर हैं क्योंकि उनकी कहानी में वापसी है, जिद है। पर आगे जो हैं उनकी कहानियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। नंबर 8 पर जो हैं उन्होंने बोल्ड पद लगभग हासिल कर लिया था जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पा सका, और एक वीटो ने सब बदल दिया। वो वीटो किसने और क्यों लगाया, ये सुनो। नंबर 8 शशि थरूर। इनका नाम सुनते ही लोग डिक्शनरी खोलने लगते हैं, पर असली कहानी इनकी डिक्शनरी नहीं है। शशि थरूर ने 22 साल की उम्र में अमेरिका की टफ्ट विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट हासिल की। 22 साल में, जब हम 22 साल के थे तो बस यही सोचते थे आज नाश्ते में क्या खाएंगे, और इन्होंने 22 में डॉक्टरेट कर ली। संयुक्त राष्ट्र में लगभग 30 साल काम किया। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव तक पहुँचे और फिर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चुनाव में थरूर और बान की मून सामने थे दुनिया के सबसे बड़े पद के लिए, और अमेरिका ने थरूर के खिलाफ वीटो इस्तेमाल किया। बस एक वीटो। सोचो अगर वो वीटो नहीं होता तो एक भारतीय दुनिया के सबसे बड़े संगठन का मुखिया होता, और शायद तब शशि थरूर भारतीय राजनीति में कभी आते ही नहीं। 2009 में तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीते। अब तक 22 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। एक ऐसा नेता जो दुनिया का मंच छोड़कर देश की संसद में आया। थरूर 8 नंबर पर हैं क्योंकि वो अकेले ऐसे हैं जो सच में दुनिया का सबसे बड़ा पद पाने की कगार पर थे। पर नंबर 7 पर जो है उनकी कहानी एक सड़क पर शुरू हुई 1988 में, और उसका एक मोड़ 34 साल बाद आया। वो मोड़ क्या था ये सुनना जरूरी है। नंबर 7 नवजोत सिंह सिद्धू। 51 टेस्ट, 136 एक दिवसीय मैच, भारत के लिए हजारों रन, मैदान पर तालियां, उद्घोषणा बॉक्स में ठहाके, शेरीबाजी। नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति में किसने धकेला, ये एक पेचीदा सवाल है। पर एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 1988 में पटियाला में एक सड़क विवाद हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम इससे जोड़ा गया। केस चला, बरी हुए, केस फिर चला 34 साल, और 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी माना और उन्हें जेल जाना पड़ा। एक ऐसा नेता जिसने राज्यसभा तक छोड़ी, एक दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए जो क्रिकेटर से नेता बना, नेता से कमेंटेटर बना, कमेंटेटर से फिर नेता बना, और बीच में सर्वोच्च न्यायालय से सजा भी पाई। जिंदगी कभी कभी बड़े तीखे मोड़ लेती है। सिद्धू 7 नंबर पर हैं। उनकी कहानी में मैदान, मंच और अदालत सब कुछ है। पर नंबर 6 पर जो हैं उनकी कहानी में एक ऐसा अपमान है जिसने उन्हें सबसे ताकतवर बना दिया। वो अपमान इतना बड़ा था कि पूरे तमिलनाडु ने देखा
और उसी अपमान ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। नंबर 6, जयललिता। 15 साल की उम्र में पहली फिल्म। 1960 के दशक में तमिल और तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री। एम.जी. रामचंद्रन के साथ जोड़ी। राजनीतिक गुरु शिष्य का गहरा रिश्ता। AIEDMK की धड़कन। और फिर दिसंबर 1987 आया। एम.जी. रामचंद्रन नहीं रहे। जयललिता उनसे मिलने गई, उनके घर पहुंची, लेकिन एम.जी. रामचंद्रन की पत्नी जानकी ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया, भीतर नहीं आने दिया। अंतिम दर्शन तक नहीं मिले उस इंसान के जिसने उन्हें राजनीतिक सिखाई थी। जयललिता बाहर खड़ी रहीं और रोती नहीं। ये अपमान पूरे तमिलनाडु ने देखा और फिर 4 साल बाद वही जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई और सिर्फ एक बार नहीं 6 बार। जहां दरवाजे बंद थे उसने वहीं महल खड़ा कर दिया। जयललिता 6 नंबर पर हैं क्योंकि उनकी कहानी में वो दर्द है जो सत्ता में बदला। लेकिन नंबर 5 पर जो हैं उन्होंने एक ऐसा काम किया जो दुनिया में शायद किसी नेता ने नहीं किया। भगवान का रूप धारण करके वोट मांगा और जीते। सोचो जरा। नंबर 5, NT रामाराव, जिन्हें शॉर्ट में लोग NTR कहते हैं। आंध्र प्रदेश। साल है 1982। एक नाम NT रामाराव। पर्दे पर श्री कृष्ण, राम, भीम सभी किरदार जिए। 300 से ज़्यादा फिल्में। तेलुगु सिनेमा के देवता। और फिर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। पर प्रचार कैसे किया? वो उन्हीं किरदारों की पोशाकें पहनकर जनसभाओं में उतर आए। धोती, मुकुट, संघ। लोगों ने देखा, मन में आया साक्षात भगवान पधारे हैं और वोट दे दिए। सिर्फ 9 महीने। 1983 में 294 में से 202 सीटें। ऐसा जनादेश जो इतिहास में दर्ज हो गया। अब वो बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1994 से 1995 में उनके अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ में ला लिया। NT रामाराव की अपनी बनाई पार्टी ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और जनवरी 1996 में NT रामाराव नहीं रहे। अपने ही खून के धोखे के कुछ महीने बाद घर का भेदी लंका ढाए। ये मुहावरा यहाँ बिल्कुल सटीक है। NT रामाराव 5 नंबर पर हैं क्योंकि उनकी विजय और उनका पतन दोनों असाधारण हैं। पर नंबर 4 पर जो है वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक भी वोट नहीं डाला, कभी चुनाव नहीं लड़ा, कोई सरकारी पद नहीं लिया, फिर भी महाराष्ट्र की सरकारें उनके इशारे पर चलती थी। ये कैसे हुआ अभी बताता हूँ। नंबर 4, बाल ठाकरे। एक पेंसिल, एक कागज़ और एक बेहद तेज नज़र। बाल ठाकरे एक अखबार में व्यंग्य चित्रकार थे। फ्री प्रेस जर्नल में उनकी कलम से निकले व्यंग्य चित्र लोगों को हंसाते भी थे, तीखा सोचने पर मजबूर भी करते थे। 1960 में उन्होंने खुद मार्मिक नाम की पत्रिका निकाली, मराठी अस्मिता की आवाज़, और 1966 में शिवसेना बनाई। अब रुको, ये बात ध्यान से सुनो। बाल ठाकरे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक भी बार वोट नहीं डाला और एक भी चुनाव भी नहीं लड़ा और कभी किसी सरकारी पद पर भी नहीं रहे। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनती थी वो मातोश्री, जो कि उनके घर का नाम है, वहाँ से चलती थी। एक बार एक पाकिस्तानी अखबार ने लिखा था, जब ठाकरे छींकते हैं मुंबई को जुकाम हो जाता है। एक व्यंग्य चित्रकार, ना कभी वोट डाला, ना कभी चुनाव लड़ा, ना कभी किसी पद पर रहे, फिर भी वो ताकत जो किसी निर्वाचित नेता के पास भी नहीं थी। बाल ठाकरे 4 नंबर पर हैं क्योंकि उनकी तरह का सफ़र शायद भारतीय इतिहास में किसी ने नहीं किया। पर नंबर 3 पर जो हैं उनकी कहानी तो और भी गहरी है। एक सूची थी, उस सूची में 8 नाम चुने जाने थे और वो 9वें नंबर पर थे। बस 1 नंबर से उनका सपना टूटा और उसी टूटन ने देश का भविष्य बना दिया। नंबर 3, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साल है 1958। देहरादून। भारतीय वायुसेना में विमान चालक बनने के लिए चयन हो रहा था। 8 सीटें थीं और अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर आए। 1 नंबर से, बस 1 नंबर से उनका विमान चालक बनने का सपना टूट गया। खुद उन्होंने इसे अपनी आत्मजीवन कथा पंख में लिखा है। उस दिन वो ऋषिकेश गए, स्वामी शिवानंद के आश्रम में टूटे हुए दिल के साथ आशीर्वाद मांगा। स्वामी जी ने कहा, यह तुम्हारी नियति नहीं थी, तुम्हारी नियति कुछ और है। और फिर वो चले एक अलग रास्ते पर। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, देश के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की नींव, मिसाइल मैन, और 2002 में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। विमान चालक बनना चाहते थे और राष्ट्रपति बन गए। पर अब वो बात जो दिल को छू जाती है। 2015 में जब उनका निधन हुआ तो उनके पास था सिर्फ कुछ किताबें, कुछ कपड़े, एक गिटार और एक घड़ी। बस जिस इंसान ने देश को शक्ति दी उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कलाम साहब पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कलाम साहब 3 नंबर पर हैं क्योंकि उनकी कहानी में वो दर्द है जो देश के काम आया। पर नंबर 2 पर जो है ना, उनके पास एक फ़ोन आया, और वो उस वक्त जा रहे थे सेवानिवृत्ति होने के लिए।
उस फ़ोन ने पूरे देश की अर्थनीति बदल दी। ये मैं बताता हूँ। नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली था। देश ने अपना सोना विदेश में गिरवी रखा था। उस वक्त प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक फ़ोन लगाया, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था। दिल्ली अर्थशास्त्र महाविद्यालय में भी पढ़ाया था। भारतीय रिजर्व बैंक के राज्यपाल भी रहे और अब वो चाहते थे बस अब सेवानिवृत्ति। उस एक फ़ोन ने उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। 1991 में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले। जो बदलाव आए उनका असर आज 2026 में भी महसूस होता है। अब वो बात जो आपको सबसे ज़्यादा चौंका देगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए। फिर भी 10 साल तक वह देश के पीएम रहे। राज्यसभा के रास्ते जनता के सीधे वोट के बिना देश का सबसे बड़ा पद, वो भी दो बार। वो कहते थे इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। 26 दिसंबर 2024 को वो हमारे बीच नहीं रहे। एक शांत इंसान जिसकी खामोशी में पूरे देश की अर्थनीति की आवाज़ थी। मनमोहन सिंह 2 नंबर पर हैं क्योंकि एक अर्थशास्त्री का सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बुलाए जाना और देश की किस्मत बदलना ये असाधारण है। पर नंबर 1 पर जो है ना, उसने कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं। वो बस उड़ना चाहता था आसमान में बादलों के पार, और किस्मत ने उसे ज़मीन पर बुला लिया। नंबर 1, राजीव गांधी। साल है 1968। इंडियन एयरलाइंस। एक 24 साल का युवक वर्दी पहनता है, विमान का दरवाज़ा बंद करता है, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाता है। उसकी दुनिया रनवे है, उसका घर आसमान है। राजनीति से उसे कोई मतलब नहीं। अपनी माँ इंदिरा गांधी से उसने साफ कह दिया था, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उस वक्त राजनीति का वारिस था संजय गांधी, जो कि राजीव गांधी के छोटे भाई थे, इंदिरा गांधी का चुना हुआ उत्तराधिकारी। और अब वो बात सुनो जो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। राजीव और संजय दोनों को विमान उड़ाने का ही शौक था। राजीव पेशेवर विमान चालक थे, संजय भी विमान चलाते थे, लेकिन वो शौकिया थे। जून 1980, दिल्ली का आसमान। संजय गांधी एक छोटा करतब विमान उड़ा रहे थे। वो विमान गिरा और संजय गांधी नहीं रहे। रुको, ये सोचो, जो भाई विमान चालक था वो राजनीति कहते कहते चला गया, और जो भाई पेशेवर विमान चालक था उसे राजनीति में आना पड़ा। इतिहास का इससे दर्दनाक मोड़ शायद ही कोई हो। 1981 में राजीव गांधी ने अमेठी से उपचुनाव लड़ा। वो खुद कहते थे, मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं, फिर भी आए क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी, क्योंकि माँ ने कहा था। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और देश ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया मात्र 40 साल की उम्र में, और वो भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। एक पेशेवर विमान चालक प्रधानमंत्री बन गया। और मई 1991 में श्री पेरुम्बदूर में एक धमाका। राजीव गांधी जी भी नहीं रहे। उड़ना था उसे परवाज में, पर किस्मत ने जमीन पर बुलाया। वो था विमान चालक दिल से, उसे इतिहास ने नेता बनाया। राजीव गांधी इस सूची में नंबर 1 पर हैं क्योंकि इतिहास में शायद ही कोई नेता ऐसा हुआ हो जिसने इतनी अनिच्छा से, इतनी मजबूरी से और इतने दर्द के साथ राजनीति में कदम रखा हो। जिसने कभी नेता बनना नहीं चाहा था वो भारत का प्रधानमंत्री बना, और जो आसमान उसने छोड़ा था वो उसका इंतजार ही करता रहा।